हम अपने आँख से जितने भी चीज़ों को देख रहे हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, सभी का अस्तित्व एक यूनिक चक्र में बंधा हुआ है, जिसका नाम है जीवन चक्र। हर चीज़ पैदा होती है और एक प्रॉपर टाइम के बाद नष्ट हो जाती है, और इस चक्र का दायरा इतना बड़ा है कि इसके बाहर ब्रह्मांड का एक पार्टिकल भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ग्रह भी नहीं, और हमें उसी के बारे में तो बात करना है। अब आपको कॉन्टेक्ट से कनेक्ट करने के बाद आते अपने टैगलाइन पे। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे ग्रह अर्थ के जीवन चक्र से जुड़ी, इसके पैदा होने से इसके खात्मे तक के 10 सुपर अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग मूवमेंट्स के बारे में। हमारा ग्रह अभी तक का अकेला ऐसा प्लेनेट है जहां जीवन की संभावनाएं बनी और आज जीवन यहां बृहद स्वरूप में फल फूल रहा है। पर हमारे पास ऐसा क्या यूनिकनेस है जो बाकी के अरबों खोजे जा चुके प्लैनेट्स के पास नहीं है? किन हालातों में और कब यहाँ जीवन पनपना शुरू हुआ, और क्या अर्थ पे जीवन हमेशा के लिए रहेगा? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या हमारा अर्थ हमेशा के लिए रहेगा? इमेजिनेशंस, हाइपोथेसिस, थियरीज, स्टडीज़ और रिसर्चेज में अभी तक हमारे पास जो भी नॉलेज है उसको बेस मानते हुए इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। तो बिना ज़्यादा वक्त बर्बाद करते हुए चलते हैं वीडियो के शुरुआत पे। नंबर 1, धरती की आज की जो शक्ल सूरत है, ये हरियाली, समुद्र और जीवन, ये अद्भुत है, और यही धरती को एक यूनिक ग्रह बनाती है। पर धरती का आज के स्वरूप में होना एक आम बात नहीं है। बहुत सारी घटनाएं एक सिलसिलेवार तरीके से घटी जिसने पृथ्वी पे जीवन को जन्म दिया, और इन सारे घटनाओं का एक क्रम में घटना एक गजब का कोइंसिडेंस है। वैसे तो हमारा पृथ्वी बाकी के असंख्य ग्रहों से कई मायने में अलग है, पर एक चीज़ है जो इसे सबसे अलग बनाता है, कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म का प्रेजेंस। धरती हमारे सौरमंडल का इकलौता ऐसा ग्रह है जहां जटिल जीवन के लिए उपयुक्त तापमान है। पर ऐसा कैसे हुआ और ये हालात कैसे बने? इन सब की शुरुआत होती है करीब 5 अरब साल पहले हुए एक रोमांचक कॉस्मोस प्रोसेस से। गैस और धूल के एक बड़ी वॉल्यूम को ग्रेविटी के द्वारा इकट्ठा किया गया। इकट्ठा होने के बाद इसका 99.9% मास एक जगह इकट्ठा हो गया, और बाकी का 0.1% मास एक डिस्क के शक्ल में इस नए नए बने सेंटर के अराउंड रिवॉल्व होने लगा। बाद में इस डिस्क में अलग अलग जगह में मास केंद्रित हुए जिसने ग्रह का शक्ल लिया। कुल मिलाकर 9 बड़े और कई छोटे छोटे शिप्स बने, जिसमें से तीसरा था हमारा पृथ्वी। पृथ्वी उस रेंज में बना जिसको गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। इस जोन में होने के वजह से सूर्य का तापमान यहाँ सही प्रोपोर्शन में आता है, जिसके वजह से अर्थ ना ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा। इस जोन में जन्म लेना वो सारी घटनाओं में से पहली थी जिसके वजह से पृथ्वी पे जीवन का शुरुआत हुआ। नंबर 2, उपयुक्त तापमान के बाद अब जीवन को पनपने के लिए ज़रूरत थी वेल सेटल्ड एटमॉस्फेयर और एक स्टेबल वातावरण की। तभी हमारे पृथ्वी के साथ घटित हुआ एक भयानक हादसा, जिसे उस पीरियड के लिए तो हादसा बोलेंगे, पर आज के लिए वो एक वरदान से कम नहीं था। अर्थ का कोलिजन एक बहुत बड़े बॉडी के साथ हुआ जो लगभग मार्स के साइज का था, और इस कोलिजन के वजह से अर्थ का कुछ पार्ट अलग होकर अर्थ के ग्रेविटी के अराउंड चक्कर लगाने लगा। ये पार्ट बाद में इकट्ठा होकर चांद का शक्ल लिया। इस अजीब तरीके से पैदा होने के वजह से हमारा मून बाकी के मून्स के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा था, और इस वजह से मून ने अर्थ को एक जगह पे टिल्टेड रखा, और इसी वजह से मौसम और जलवायु में एक संतुलन आई। ये संतुलन आगे चलकर पृथ्वी पे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा, और इसीलिए हमारा मून का फॉर्मेशन वो दूसरी भाग्यशाली घटना थी। उस समय के खौलते लावे और धधकते चट्टानों से निकले हुए कार्बन और नाइट्रोजन ने अर्थ के एटमॉस्फेयर को भी बुनियादी तौर पे रच दिया था। नंबर 3,
ठोस सतह, उपयुक्त तापमान, स्थिर वातावरण और कार्बन नाइट्रोजन से बना जहरीला वायुमंडल ही काफ़ी नहीं था जीवन पनपने के लिए। पृथ्वी पे अभी भी जीवन के लिए एक बुनियादी चीज़ की कमी थी, पानी की। जीवन के शुरुआत इतनी आसानी से नहीं होने वाला था, क्योंकि पृथ्वी को छल्ली करने के लिए मीटियर्स का एक विशाल फौज आ रहा था जो सौरमंडल से बाहर का था। और फिर करोड़ों साल तक धरती को उल्का पिंडों का बारिश झेलना पड़ा था। इस पीरियड को लेट हेवी बम्बार्डमेंट बोला गया। पर जब ये बौछार ख़त्म हुआ तब ये घटना पृथ्वी को विध्वंस करने के बजाय इसे जीवन के लिए वो ज़रूरी एलिमेंट दे गया। सौरमंडल के बाहर से आए हुए इन उल्कापिंडों ने अपने साथ लाया था पानी, और करोड़ों साल तक इन पिंडों ने इतना पानी यहाँ पहुँचा दिया था जिससे पृथ्वी के ठोस हो चुके सतह का 1/3 हिस्सा डूब गया था। ये हेवी बम्बार्डमेंट अर्थ पे जीवन को शुरू करने के दिशा में तीसरे भाग्यशाली घटना थी। पानी की मौजूदगी ने बादल को जन्म दिया, जिससे बारिश शुरू हुआ, और इस तरीके से शुरू हुआ मौसम प्रणाली। और अब धरती के पास वो सब कुछ था जिससे जीवन की बुनियाद रखी जा सके। भले ही नाइट्रोजन और कार्बन से भरे वातावरण में इंसान और पशु ना रह पाए, पर इन हालातों में जीवन ने अपने आप को शुरू कर लिया था और एक सेल वाले सिंपल ऑर्गेनिजम्स पनपने शुरू हो गए थे, जिनमें से एक रहा होगा हमारा लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। जीवन कब और कैसे शुरू हुआ इसका एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं है हमारे पास, पर कहा जाता है कि हमारे एक सेल वाले पूर्वजों को गर्मी बहुत पसंद थी और इसीलिए वो कहीं बहुत ही गर्म जगह पे पैदा हुए होंगे, जैसे वोल्केनो का माउथ। नंबर 4, पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत हो चुकी थी, पर जीवन अभी भी अपने यूनिसेल्युलर फॉर्म में समुद्र की गहराई या गर्म चट्टानों के बीच तक ही सीमित था। कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म को एग्जिस्टेंस में आने के लिए यहाँ के क्लाइमेट में एक और बड़ा बदलाव चाहिए था। जटिल जीवन को पनपने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, और अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? उस दौर के वातावरण में कार्बन की अधिकता थी और जीवन ने खुद को उसके अनुसार ढाल लिया था। पर तभी एक नया बैक्टीरिया ग्रुप इवॉल्व हुआ जिसने सूरज के लाइट को डाइजेस्ट करके एनर्जी में बदलना सीख लिया, और इस प्रोसेस से पैदा हुआ वो वेस्ट प्रोडक्ट जिसे ऑक्सीजन बोला गया। जीवन शुरू करने के दिशा में इन खास किस्म के ऑक्सीजन पैदा करने वाले बैक्टीरियाओं का इवॉल्व होना वो चौथी भाग्यशाली घटना थी। नंबर 5, अब जटिल जीवन को सपोर्ट करने के लिए धरती पे हर वो कंपोनेंट था जिसकी दरकार थी, मगर अभी भी जीवन समुद्रों तक ही सीमित था। अगर कोई जीव समुद्र से बाहर आने का दमखम रखता तो वो झटपट सूरज के खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का शिकार हो जाता, क्योंकि तब के धरती के पास इन रेडिएशन से बचने के लिए कोई सुरक्षा परत नहीं था। पर नियति ने मानो धरती को स्वर्ग बनाने की ठान रखी थी। एक पार्टिकुलर टाइमलाइन में धरती के चारों तरफ ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ, जिसने इन सारे खतरनाक रेडिएशन से अर्थ की सुरक्षा करना शुरू कर दिया, और तब जाके जीवन को समुद्र से बाहर कदम रखने का मौका मिला। धरती के पास एक अदृश्य कवच भी थी जो भयानक सौर्य तूफान और कई सेलेस्टियल घटनाओं से इसकी रक्षा करने के लिए सक्षम थी, और वो है इसका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इन सुरक्षा कवचों का डेवलप होना वो 5वीं भाग्यशाली घटना थी लाइफ सपोर्ट करने के दिशा में। नंबर 6, अब जीवन ने धरती के कोने कोने में पैर पसार लिया था। धरती का चप्पा चप्पा जीवन और हरियाली के रंग में रंग गया था, और इस समय धरती पे राज था विशालकाय डायनासोर्स का। और हमारे जैसे मैमल्स को अस्तित्व में आने के लिए बस थोड़ा और नसीब का सहारा चाहिए था, और वो आखिरी भाग्यशाली घटना एक एस्ट्रॉयडल अटैक के रूप में घटित हुआ, जिससे सारे डायनासोर्स खत्म हो गए और हम जैसे मैमल्स को इवोल्यूट होने का मौका मिला। करीब 13 किलोमीटर्स का एक एस्ट्रॉयड ने मैक्सिको के पास धरती के सरफेस को हिट किया। इसके इम्पैक्ट ने करोड़ों न्यूक्लियर बॉम्ब जितना एनर्जी और रेडिएशन पैदा किया, जिससे वो सारे जीव खत्म हो गए जो इसके रेडिएशंस के चपेट में आए, और बाकी के बचे जीव स्टारवेशन के चलते एक्सटिंक्ट हो गए, और ख़त्म हो गया 15 करोड़ तक चला डायनासोर्स का राज।
पर वो छोटे छोटे जीव बच गए जो ज़मीन के नीचे रहते थे, और वो थे मैमल्स। धीरे धीरे वो अब पूरे धरती पे फैलने लगे और इवोल्यूट होकर करोड़ों प्रजातियों का निर्माण किया, जिनमें से एक था होमो सैपियंस, यानी कि मैं, यानी कि हम, यानी कि ह्यूमंस। आखिरकार कई घटनाक्रमों का एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना हमारे अस्तित्व को एग्जिस्टेंस में लाया। हम लकी थे और इसीलिए आज हम यहाँ हैं। पर क्या हम किस्मत के सहारे हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर राज कर सकते हैं? वेल, आंसर है नहीं। नंबर 7, अभी इंसानों का धरती पे बसे करीब 2 लाख साल हुआ है। हमारा अस्तित्व में आना कई सिलसिलेवार तरीके से घटित हुए भाग्यशाली घटनाओं के कड़ी से जुड़ा हुआ है, पर ज़रूरी नहीं है कि भाग्य हमेशा हमारे साथ रहे। मास एक्सटिंक्शन पहले भी कई बार हो चुका है और आगे भी इसके होने के कई कारण हैं। हमारे अस्तित्व के लिए पहला और सबसे बड़ा ख़तरा हम खुद हैं। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम एक दूसरे को खुद से ख़त्म कर ले। ये न्यूक्लियर वॉर्स के जरिए हो सकता है पूरे विश्व में परमाणु युद्ध छिड़ जाए जिससे धरती पर से इंसानों का नामो निशान मिट जाए, या फिर ह्यूमैनिटी किसी जैविक हथियार का शिकार हो सकती है, जैसे कि कोई ऐसा वायरस जिससे हम नहीं निपट सके और वो पूरे ह्यूमैनिटी को ही निपटा दे। हम प्रकृति के साथ भी छेड़छाड़ करके इसका नुकसान कर रहे हैं, जिससे हो सकता है कि हम अपने वातावरण के संतुलन को बिगाड़ दे, जिससे सब कुछ ख़त्म हो जाए। पर अगर हम सुधर जाए और खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मारना बंद भी कर दे, तब भी ज़रूरी नहीं है कि हमारा राज हमेशा के लिए रहेगा। प्रकृति का सबसे कठोर नियम है, जो जन्म लिया है उसका खात्मा ज़रूर होगा। खुद के अलावा भी हमारे लिए कई बड़े खतरे हैं। नंबर 8, हमारे अस्तित्व के लिए खतरों के लिस्ट में कई बाह्य अंतरिक्ष में घटित होने वाली घटनाएं भी शुमार हैं। अभी अभी हमने डायनासोर्स के विलुप्त होने की बात की, कुछ वैसा ही हमारे साथ भी हो सकता है। धरती पे एस्ट्रॉयडल अटैक का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर कोई 10 किलोमीटर से बड़ा एस्ट्रॉयड हमारे तरफ बढ़े तो वो मानव जाति के लिए एक खतरे की घंटी होगी। हो सकता है कि भविष्य में हम कोई ऐसी तकनीक खोज निकाले जिससे हम एस्ट्रॉयड्स को रास्ते में ही ख़त्म कर दे, पर उसके लिए उसका पता हमें सालों पहले लगाना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ ख़त्म। पर ये अकेला खतरा नहीं है। हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो धरती पे जीवन को चला रहा है, वो ही जीवन को नष्ट करने का कारण बन सकता है। सौर तूफान से बचने के लिए भले ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का ढाल है, पर एक विशाल सौर तूफान इसकी धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ के मानव जाति को डिस्टिंक्ट होने के कगार पे ला सकता है। अगला बड़ा खतरा सुपरनोवा एक्सप्लोजन से है। ऐसा तब होता है जब कोई तारा फटता है। अगर हमारे आसपास के 15 लाइट ईयर के रेंज में कोई तारा फटता है तो उसका इम्पैक्ट धरती पे इंसानों के साथ साथ कई अन्य प्रजातियों को ख़त्म कर देगा। नंबर 9, जीवन ने खुद को प्रकृति के साथ चमत्कारिक तौर से ढालना सीख लिया है। भले ही भविष्य में इंसान और जानी मानी प्रजातियां विलुप्त हो जाएं, पर धरती पर से जीवन शायद ही ख़त्म हो सकता है। हम ये पुख्ते तौर पे कह सकते हैं कि धरती पे जीवन का उम्र धरती के उम्र के ही बराबर है। धरती पहले भी कई बार प्रलय झेल चुकी है और हर बार जीवन ने खुद को पुनः स्थापित किया है। हमारे बाद भी कुछ ऐसा ही होगा, और जो स्पेसीज खुद को हालात के अनुसार सबसे बेहतरीन तरीके से ढाल लेंगे वो होंगे अगले मालिक। पर यह सब तब तक चलेगा जब तक हमारा धरती है, और हमारी धरती भी अमर नहीं है। इसका भी जन्म हुआ था और इसका भी कभी ना कभी खात्मा जरूर होगा, और इसके कई कारण भी स्पष्ट हैं। अंतरिक्ष में एक ऐसा दानव घूम रहा है जो कुछ भी निगल सकता है। ब्लैक होल्स जो पहले इमेजिनेशंस और फिक्शन तक सीमित था, आज उनका असलियत में होने की पुष्टि हो चुकी है। इनका केंद्र इतना ज़्यादा डेंस होता है कि इसके अंदर प्रकाश भी अपना अस्तित्व खो देता है। अगर धरती इनमें से किसी के चपेट में आ गई तो विनाश तय है। नंबर 10, हमारा सूरज करोड़ों साल से धधकता रहा है।
पर जब सूरज पे फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तब ये मास में बहुत हल्का और साइज़ में बहुत विशाल हो जाएगा, जिसको सूरज का रेड जाइंट रूप बोला जाएगा। सूरज के साइज का ये विस्तार इतना बड़ा होगा कि पृथ्वी इससे जा टकराएगी और सूरज में ही विलुप्त हो जाएगी। एक अल्टरनेट पॉसिबिलिटी ये है कि अगर पृथ्वी सूरज के विस्तार से बाहर रहे और किसी तरह बच जाए तो पृथ्वी को अस्तित्व में रहने के लिए थोड़ा टाइम और मिल जाएगा, तब तक जब तक सूरज अपने व्हाइट ड्वार्फ फॉर्म में ना आ जाए। रेड जाइंट रूप में आने के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब सूरज अपने बचे हुए मास को अपने केंद्र में समेट लेगा और ये एक छोटा डेंस स्टार बन जाएगा। इस कारण पृथ्वी सूरज के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर अंतरिक्ष में कहीं खो जाएगी या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराकर नष्ट हो जाएगी। हमारा आक्रामकता और ओवर पॉपुलेशन हमारे खात्मे का कारण ना बने तो मानव जाति का अस्तित्व भी अगले करोड़ों साल तक सुरक्षित रहेगा और हो सकता है कि हम साथ मिलकर कोई ऐसा प्लैनेट ढूंढ ले और वहां पहुंच जाए जहां हमारा जीवन चल सकता है, तो हमारी मानव जाति अरबों साल तक सुखद तरीके से जिएगी। पर अभी के हालात देखकर ऐसा लगता नहीं है कि मूर्खता के पड़े हुए पट्टों के वजह से हम ये सुनहरा भविष्य देख सकते हैं। पर याद रहे कि हमारा एक्शन हमारे लिविंग टाइमलाइन को बढ़ा या घटा सकता है, पर खात्मा तो तय है। So this is all done for today. If you like the video, then give a thumbs up and do subscribe the channel. Hellcat.